एक चीज ये समझ लीजिए कि यूपीएससी आपके करंट अफेयर्स के बिना नहीं क्वालिफाई होगा, एंड फॉर दैट मैटर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे जब तक आप करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। बट करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम क्या है? करंट अफेयर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, क्योंकि आज की डेट में इंफॉर्मेशन फ्लडेड है, हर एक आदमी इंफॉर्म्ड है, हर एक आदमी के पास इंफॉर्मेशन है, बट वो यूपीएससी या दूसरे एग्जाम्स के लिए कैसे रेलेवेंट है ये अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका एग्जाम जो है या करंट अफेयर्स जो है वो काफी हद तक प्रिपेयर हो जाएगा। सो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके लिए जितनी भी जो वीक रहता है उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको हम पिक करेंगे, जितनी भी जो रेलेवेंट न्यूज रहेगी उसे हम कंसोलिडेट करेंगे एंड आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। सो इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द वीक, ये सीरीज का नाम है, वीकली रिकैप कह लीजिए। 19 जनवरी यानी कि मंडे से लेके आज जो आपका सैटरडे है, ठीक है, आज तक में जितनी भी न्यूज़ है 24 जनवरी जितनी भी न्यूज़ है उसे हम कवर करेंगे। इसमें आपके मेंस के टॉपिक्स रहेंगे, 3 से 4 मेंस ओरिएंटेड टॉपिक्स रहेंगे, साथ ही साथ आपके 6 to 7 प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक्स रहेंगे। तो 11 to 12 टॉपिक्स रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको एकदम प्लेथोरा ऑफ टॉपिक्स दे दूंगा, नहीं, बिल्कुल कंसाइज, सेलेक्टिव, जो कि आपके यूपीएससी में बार बार पूछे गए या पूछे जाने के चांसेस है। क्लियर हो गया? चलिए, तो पहली जो 3 न्यूज़ है वो तो हमारी मेंस ओरिएंटेड है, जिसमें पहली जो न्यूज़ है वो आपकी हाउ शुड इंडिया टैकल चाइल्ड ट्रैफिकिंग। ये हिंदू में बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, 19 जनवरी को शायद आया था, बहुत प्यारा आर्टिकल है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में बताया है और चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती क्या है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को डिफाइन कैसे किया गया है, क्या क्या नंबर्स हैं, जुडिशियल इंटरवेंशन किस तरीके से हो रहे हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिए गए हैं जिससे ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है इसे काउंटर किया जा सके, एंड स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या क्या है, इन सब पर बड़ा ही डिटेल आर्टिकल रहा है। तो ये आपके जीएस पेपर 2 का जो पॉलिटी पार्ट है या जो गवर्नेंस पार्ट है, इवन आपके सोसाइटी और एसए के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1 में जो सोसाइटी है एंड साथ ही साथ एसएस के लिए, अब ऐसा नहीं है कि आप एज इट इज ऐसे में यही आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, नहीं, जो आपको इसमें डेटाज मिलेंगे, जो आपको फैक्ट मिलेंगे, जो आपको प्रॉब्लम्स मिलेगी, वो आप आइडेंटिफाई करोगे। सो क्या होता है करंट अफेयर, सिंपली क्या होता है, लिंकेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। अब देखिए स्टोरी क्या है, रिसेंटली हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंट डिसीजन में स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस की बात करी है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस की बात करी है, सो दैट ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है इसमें ये जो इसको प्रिवेंट किया जा सके। ऐसा क्यों बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट की साइड से? उसके लिए यू हैव टू कोट द फैक्ट्स, यू हैव टू कोट द डेटा। आप अपने आर्गुमेंट को कैसे स्ट्रांग बनाओगे या आप अपनी ग्रेविटी, आपकी बात में ग्रेविटी कैसे लाओगे जब आप उसमें फैक्ट ऐड कर दोगे। एनसीआरबी, दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये सारे डेटाज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मेरा टेलीग्राम हैंडल है ऋषभ _knowledge_RS लाइव, भाई यहां जुड़ जाना। ये सारी पीडीएफ जो है ये पूरी वीकली करंट अफेयर्स एनालिसिस की, या जो भी मैं लेक्चर्स रहता हूं आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, ठीक है? तो यहां जरूर से जुड़ जाइएगा। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में या जिसका एब्रीविएशन एनसीआरबी है, 2022 में एक रिपोर्ट रिलीज करी जहां पर यह बताया गया कि ऑलमोस्ट 3100 चिल्ड्रन, एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो 3098 चिल्ड्रन जो कि 18 ईयर से कम है, उनको रेस्क्यू किया गया। क्यों? क्योंकि वो ट्रैफिकिंग के शिकार थे, उनको ट्रैफिक किया गया था। 2022 का ये मैं डेटा बता रहा हूं और ये मेरा नहीं है, एनसीआरबी का है। और ये ऐसे बच्चे हैं जो कि 18 ईयर से कम है, जिन्हें हम माइनर कहते हैं, जिन्हें हम माइनर कहते हैं। नाउ 2024 से 2025 यानी कि लेस देन 1 ईयर, अप्रैल 2024 से मार्च 2025 यानी कि आप समझ लो 11 मंथ में अराउंड 53,000 चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया गया, क्योंकि या तो वो चाइल्ड लेबर में फंसे थे, या तो उनको ट्रैफिक किया गया था, या फिर उनको किडनैप कर लिया गया था, ठीक है, या तो उनको किडनैप कर लिया गया था। तो ये जो नंबर हैं एक साल में 3100, फिर आपका एक साल के बात करें तो 53,000 चिल्ड्रन ओवरऑल। ये 3100 तो सिर्फ हम 18 ईयर्स, जो ऐसे बच्चे जिनकी एज 18 ईयर से कम है। फिर अगर हम ओवरऑल चिल्ड्रन की बात करें तो वो 53,000 है। तो इसके वजह से जो कंसर्निंग नंबर्स हैं, इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट वाज फोर्स्ड टू से दैट वी नीड टू स्ट्रिंजेंट लॉस दैट्स सो दैट वी कैन प्रिवेंट चाइल्ड ट्रैफिकिंग। एंड एक और कंसर्निंग थिंग ये है कि जब बात चाइल्ड ट्रैफिकिंग की आ रही है
तो उसका जो कन्विक्शन रेट है, यानी कि एक व्यक्ति, कन्विक्शन रेट क्या होता है, अगर मेरे पर चार्जेस हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग के तो मेरे चार्जेस प्रूफ होंगे, ठीक है, प्रूफ होंगे और मेरे को फिर उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी, लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। ये होता है कन्विक्शन रेट। जितना ज्यादा कन्विक्शन रेट रहेगा वो माना जाता है कि हाँ भाई क्राइम तब रुकेगा क्योंकि डर है लॉ का। बट अगर आप कन्विक्शन रेट देखोगे व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वो सिर्फ और सिर्फ 4.8%। इट इज कंसर्निंग, इट इज कंसर्निंग। 5% से भी कम आप कन्विक्शन रेट रख रहे हो ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में, जो कि इतना सेंसिटिव इशू है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट वाज फोर्स्ड टू से दैट वी नीड टू स्ट्रिंजेंट आवर लॉज, ठीक है। एंड लॉज की बात नहीं है, इंप्लीमेंटेशन, वी नीड टू स्ट्रिंजेंट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज। लॉज तो बहुत हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन, उनका एग्जीक्यूशन जब तक मजबूत नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, वी विल नॉट एबल टू प्रिवेंट द चाइल्ड ट्रैफिकिंग। ये स्टोरी है, ठीक है, ये स्टोरी है। अब आप पर सवाल आ गया चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, हाउ यू विल स्टार्ट योर आंसर राइटिंग, हाउ यू विल स्टार्ट योर आंसर। मेरे से बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हाउ वी कैन स्टार्ट आवर आंसर्स। द बेसिक थिंग इज, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपके सामने क्वेश्चन है, यू नीड टू डिफाइन द कीवर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस टॉपिक पर अगर चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर आपसे क्वेश्चन आया तो कीवर्ड क्या है, व्हाट इज द कीवर्ड? द कीवर्ड इज चाइल्ड ट्रैफिकिंग। सो यू नीड टू डिफाइन द चाइल्ड ट्रैफिकिंग फर्स्ट। एंड इस वजह से ये सीरीज आपके काम आएगी, क्योंकि ये प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल की डिफिनेशन में आपको बताऊंगा और फिर हमारे में किस तरीके से डिफाइन है दोनों बताऊंगा। दोनों अगर आप लिख दोगे भाई एनरिच हो जाएगा आंसर आपका। एनरिच, व्हाट मेक्स एन एवरेज आंसर डिफरेंशिएट टू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर्स। ये छोटी छोटी चीजें, जैसे अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो अकॉर्डिंग टू यूएन प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट, सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्संस स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पेलोरोमो प्रोटोकॉल बोला जाता है। यह डिफाइन करता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को एज द रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर, हार्बरिंग और रिसिप्ट ऑफ अ चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जैसे ही आपने ये कोट कर दिया ना भाई, ये आंसर आपका हो गया ग्रेविटी। चाइल्ड ट्रैफिकिंग अगर आप अपने से डिफाइन करेंगे कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग ये है वो है, एवरेज आंसर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर क्या हुआ, आपने भैया बताया इंटरनेशनली पेलोरोमो प्रोटोकॉल है, यूएन का ये नंबर है 2000 में, ये डिफाइन करता है। नेशनली आ जाओ, बीएनएस, व्हाट डू यू मीन बाय बीएनएस? भारतीय न्याय संहिता का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 143। अगर आप सेक्शन 143 नहीं भी लिख रहे हो, अकॉर्डिंग टू बीएनएस भी लिख दोगे तो आपका आंसर एनरिच हो जाएगा। बट आई विल से कि इस क्लास को अटेंड करोगे तो सेक्शन 143 भी पता रहेगा। इट क्रिमिनलाइजेस ह्यूमन ट्रैफिकिंग बाय रिक्रूटिंग, जिसमें आपका रिक्रूटमेंट आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, हार्बरिंग आ गया, ट्रांसफरिंग आ गया, या फिर रिसीविंग अ पर्सन फॉर एक्सप्लॉयटेशन थ्रू थ्रेट्स, यानी कि आप किसी भी पर्सन को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, या तो डरा के, ठीक है, या तो फोर्सफुली, या तो उसको अबडक्ट कर दे रहे हो, या तो उसे फ्रॉड दे रहे हो, उसे अपने पावर का गलत अब्यूज कर रहे हो। भाई मैं एक बहुत स्ट्रांग कोई पर्सनैलिटी हूं और मुझे किसी को एक्सप्लॉइट करना है, तो मैं अपने पावर का अब्यूज करके उस पर्टिकुलर पर्सन को एक्सप्लॉइट करूंगा, तो वो एक्सप्लॉइटेशन, वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गई, ठीक है। इंडक्टमेंट, और जिसमें आपका अगर आपने कंसेंट के थ्रू भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग करी है, लेकिन वो कंसेंट क्या है, वो कंसेंट आपने कंट्रोल किया है, आपने कंट्रोल किया है। मेरे ऊपर चार्जेस लगे, एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, रियल की बात नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। मेरे पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस लगा, ठीक है, मैं कोर्ट में गया, मैंने बोला, मैंने तो पूछ के किया था, मैं आई हैव द चाइल्ड्स कंसेंट, बट वो कंसेंट मैंने कैसे एक्वायर किया? शायद हो सकता है मैंने फोर्स के थ्रू किया हो, शायद हो सकता है मैंने डरा के किया हो, या हो सकता है कि मैंने फूल बना के किया हो, क्योंकि चाइल्ड ट्रैफिकिंग बच्चे हैं यार, इतना समझ नहीं होती है। तभी तो हम कहते हैं ना कि चाइल्डहुड बेस्ट थिंग होती है। हम चाहते हैं कि हम जल्दी से बड़े हो जाएं, बट एट द सेम टाइम जब हम बड़े हो जाते हैं, आई एम नाउ एक्सपीरियंसिंग दैट प्रोवर्ब, जहां पे हम कहते हैं एक बार जब आप बड़े हो जाओगे ना, फिर आपको छोटा होना, आपको बचपन, आपका चाइल्डहुड याद आएगा। एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट थॉट, और आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट प्रोवर्ब। तो अगर आपने कंसेंट भी एक्वायर कर लिया है, लेकिन वो आपने कंट्रोल करके किया है, तो वो भी क्रिमिनलाइज्ड होगा। तो ये आपकी दो प्रॉपर
चाइल्ड ट्रैफिकिंग की डिफिनेशन हो गई। अब हमारे में जो एक्सप्लॉइटेशन है ना, ये जो आपको वर्ड दिख रहा है एक्सप्लॉइटेशन, इसका जो स्कोप है वो वाइडली एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें आपका फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, जिसमें आपका स्लेवरी भी हो गया, फोर्स रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, ये सब जो है ये आते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग में। क्लियर हुआ? तो इस वजह से मैंने कहा, या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी नीड टू strengthen the implementation of the laws. We have strong laws, but the problem is execution. The problem is conviction rate. The problem is implementation. So we are done with the first part, that is what is child trafficking. Now, अब children के लिए क्या क्या rights दिए गए हैं? पहला आपका fundamental rights है, ठीक है, आपको explain करना होगा आर्टिकल 23 एंड 24 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगिंग, फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन हजार्डस इंडस्ट्रीज, इन सब से प्रोटेक्शन दिया गया है। इसके साथ साथ आपको डीपीएसपी में आर्टिकल 39 क्लॉज ई एंड 39 क्लॉज एफ, ये भी आपका प्रोटेक्शन देता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग से। तो फंडामेंटल राइट में भी है कैटेगोरिकली और डीपीएसपी में भी है, यानी कि सेंटर एंड स्टेट दोनों का रोल इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू कर्बिंग दी चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो आप एक बार फंडामेंटल राइट बताओगे, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आप जाओगे डीपीएसपी, क्योंकि डीपीएसपी क्या बोला जाता है, डीपीएसपी को बोला जाता है कि किसी स्टेट को वेलफेयर स्टेट कैसे कन्वर्ट करोगे, वो अगर आपको देखना है, वो आपको समझना है, तो रिफर डीपीएसपी। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ तो डीपीएसपी को इंसर्ट किया गया था ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो अगर किसी स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनना है तो वो क्या रिफर करेगा, वो क्या देखेगा? मुझे मोटिवेशन चाहिए, मुझे पढ़ना है, तो मैं कुछ तो देखूंगा ना, मैं कहीं से तो कुछ स्टार्ट करूंगा। इसी तरीके से डीपीएसपी है, तो फंडामेंटल राइट्स में भी दिया हुआ है एंड आपका डीपीएसपी में भी कैटेगोरिकली दिया गया है। अब क्या क्या लॉज हैं, ये 4 लॉज आपको मेंशन करने होंगे। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि भारतीय न्याय संहिता, इसमें क्रिमिनलाइज किया गया है ट्रैफिकिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ माइनर्स। फिर आपका इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, ये आप मेंशन करोगे, जो कि सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन मतलब ट्रैफिकिंग, ठीक है, अगर ट्रैफिकिंग आपकी सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के बेसिस पर की जा रही है तो वहां पर कौन सा लॉ आएगा, वहां पर आपका इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 एक्टिवेट होगा। देन जुवेनाइल जस्टिस, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, ये किस पर फोकस करता है? ये केयर पर फोकस करता है, ये रिहैबिलिटेशन पर फोकस करता है, ये रीइंटीग्रेशन ऑफ ट्रैफिक चिल्ड्रन को पर फोकस करता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एट अ वेरी अर्ली एज, आपने कई बड़े आर्टिकल्स इस पर पढ़े होंगे। ये एक चाइल्डहुड ट्रॉमा दे देता है, और वो ट्रॉमा इतना डेंजरस होता है, इतना फ्राइटेंड होता है दैट इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स टू मूव आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्रॉमा, क्योंकि वो बहुत खराब होता है। हम एक्सपीरियंस नहीं किए हैं तो हम उसे फील भी नहीं कर सकेंगे, हम समझ भी नहीं सकेंगे। सो उस ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए यू नीड टू शो केयर, यू नीड टू रिहैबिलिटेट देम, दे आर चिल्ड्रन, एंड यू नीड टू रीइंटीग्रेट देम, जो कि ट्रैफिक्ड हो चुके हैं, जिनको हमने रेस्क्यू किया है, जो कि अभी मैंने आपको डेटा दिखाया कि वो जो 53,000 चिल्ड्रन को रेस्क्यूड किया गया है वो ट्रॉमा में होंगे। सो इन ऑर्डर टू मूव देम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्रॉमा, यू नीड टू शो केयर, you need to rehabilitate them, and you need to reintegrate them, and for that we have a particular law called Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015. You have to mention these, you have to mention this. So overall trafficking की बात करें माइनर्स, वो आपका BNS हो गया। सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन को टारगेट करने के लिए वी हैव अ सेपरेट लॉ, देन केयर, रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन के लिए वी हैव अ सेपरेट लॉ, देन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉक्सो एक्ट, जो कि स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट जो है वो आपका सेक्सुअल ऑफेंसेस हो गए, चिल्ड्रन हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी भी किन्हीं केसेस में है। तो स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट जो है आपका पॉक्सो एक्ट 2012 ये इंश्योर करता है। तो ये आपके लीगल फ्रेमवर्क हैं जो कि इंडिया में है दैट वर्क अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग। इसलिए मैंने बोला ना कि हमारे पास लॉस की कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है इंप्लीमेंटेशन की। जुडिशियल इंटरवेंशंस कई बार हुए। देखिए क्या होता है ना, जुडिशियल इंटरवेंशंस के थ्रू, जुडिशियल इंटरवेंशंस का मतलब क्या हो गया, हाई कोर्ट का इंटरवेंशन, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन,
ये लोग क्या करते हैं, रीसेंट ट्रेंड के साथ जो जजमेंट्स आते हैं या उन पर जब डिस्कशन होता है तो उसके स्कोप को और ज्यादा वाइडर कर देते हैं। जितना स्कोप वाइडर होगा उतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन, उतना ज्यादा कोई भी जो क्राइम है वो रुकेगा। जितना लेस एम्बिट होगा, जितना ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे दैट यू विल सक्सीड इन योर लाइफ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूपीएससी। इफ यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन, it doesn't matter that you qualify the examination or not, you'll succeed in your life, that's for sure. बट अगर आप हार्ड वर्क ही नहीं करोगे तो यूपीएससी छोड़ो, आप लाइफ में सक्सेस नहीं पा पाओगे। क्लियर हो गया। इसी तरीके से ये जो जुडिशियल इंटरवेंशंस होते हैं ये इन लॉस के स्कोप को और ज्यादा वाइड करते हैं। जैसे, और आपको बस मेंशन कर देना है, जैसे विशाल जीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990, इसमें यह हेल्ड किया गया कि ट्रैफिकिंग एंड जो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन है वो एक सीरियस सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड इस वजह से एक प्रिवेंटिव और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रिक्वायर्ड है इन इल प्रैक्टिसेस को काउंटर करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट या जब जुडिशरी ये बोलेगा कि भाई ये एक सीरियस सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो स्टेट फिर काम करेगा ना, फिर स्टेट की मशीनरी एक्टिवेट होगी, और एक्टिवेट है बट और ज्यादा एक्टिवेट होगी, बिकॉज द जुडिशरी इज कोटिंग दैट चाइल्ड ट्रैफिकिंग इज अ सीरियस सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व किए बिना ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे इल प्रैक्टिसेस नहीं रिजॉल्व हो पाएंगे। देन वी हैव अनदर केस इन एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996। द कोर्ट इशूड गाइडलाइंस with a view to prohibiting employment of children in hazardous industries। तो ये जो चाइल्ड लेबर बैन आया ये कहां से आया, ये सब जुडिशियल इंटरवेंशन से आया। ये तो पहले तो बहुत ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया जाता था, ये तो जब हैजार्डस इंडस्ट्रीज में इंप्लॉयमेंट शुरू हुआ तब ये डिस्कशन शुरू हुआ कि हाँ यार ये कितना एक इंपैक्ट करता है एक स्मॉल बच्चे को जो कि इंप्लॉयड है एक हैजार्डस इंडस्ट्रीज में या सिचुएशन में। नाउ आपको समझना होगा कि वी हैव लॉज, वी हैव जुडिशियल इंटरवेंशन, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि विद इन 1 ईयर 53,000 चिल्ड्रन तो सिर्फ रेस्क्यूड किए गए हैं, रेस्क्यू किया गया उनको, पता नहीं कितने और ज्यादा फेस प्रॉब्लम में फंसे होंगे। तो सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट किया जाता है, स्ट्रक्चरल इश्यूज कुछ आपको बताने होंगे, तब जाके आपका एक कंप्लीट आंसर होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज है जिसमें आपके सबसे ज्यादा चैलेंज फेस करते हैं जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, ठीक है, इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से यह हो रहा है कि जो चिल्ड्रन हैं, जो अडोलेसेंट हैं, या तो वो ऑफेंडर हो जा रहे हैं यानी कि वो क्राइम कमिट कर दे रहे हैं, या तो विक्टिम हो जा रहे हैं। और ठीक है, इन ना ही ऑफेंडर या विक्टिम इन दोनों को जो हमारे लॉज है वो रोक नहीं पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, उसका सबसे बड़ा रीजन है सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें क्या आ रहा है, सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज में क्या है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, माइग्रेशन है, डिजास्टर और ब्रेकडाउन ऑफ द फैमिली सिस्टम है। इनसे क्या होता है, इनसे जो बच्चे होते हैं ये वल्नरेबिलिटीज की तरफ चले जाते हैं, और जब वो वल्नरेबल होते हैं, जब उनके आसपास का जो एटमॉस्फेयर वो इतना ज्यादा वल्नरेबल है, तो क्या होता है, जो ट्रैफिकिंग चेन है, ठीक है, जो ट्रैफिकिंग चेन है इनको पुश मिल जाता है। हम बड़ी चैन की नींद सोते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे जो आर्मी पर्सनल्स हैं, हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं वो बॉर्डर पर प्लेस्ड हैं, ठीक है, या इंटरनली हम सिक्योर होके सोते हैं। हम कहीं भी मार्केट में जाते हैं तो पीसफुल होके जाते हैं, हम सिक्योर होके जाते हैं। हमें पता है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो 24/7 वर्क पर है। अगर कुछ भी इशू इधर उधर हुआ तो आप देखोगे कि कितना डिजास्टर हो सकता है। इसी तरीके से ये वल्नरेबिलिटीज से क्या होता है, ये ट्रैफिकिंग चेन जो है इनको पुश मिल जाता है। तो जितना आपका स्ट्रिंजेंट लॉ रहेगा, स्ट्रिंजेंट ये सारी चीजें रहेंगी, जितनी कम ये वल्नरेबिलिटीज रहेगी उतना कम इन ट्रैफिकिंग चेन को पुश मिलेगा। फिर अगर हम बात करें तो वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। यार लोग चैट जीपीटी पर, पीपल आर लोनली, लोग चैट जीपीटी पर बात कर रहे हैं, मतलब इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी हो चुकी है इस डिजिटल की। लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं चैट जीपीटी से। दीज आर सीरियस इश्यूज।
तो अब इतना अगर पेनिट्रेशन है इंटरनेट का इंडिया में, तो इससे क्या होता है, इससे कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है जहां पर ये जो रिक्रूटमेंट होता है उन्हें डिस्गाइज कर दिया जाता है जॉब ऑफर्स या मॉडलिंग अपॉर्चुनिटीज की तरह। ठीक है, उन्हें डिसीव कर दिया जाता है कि एक अच्छा ऑफर है। मीडिया भाई, सोशल मीडिया पे तो हर चीज अट्रैक्टिव लगती है। आज की डेट का जो यूथ है वो परेशान क्यों है? सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा परेशान है। किसी एक्स पर्सन ने उतना शायद ना भी अचीव किया हो, बट द वे ही पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन दी सोशल मीडिया, उसको देख के लगे यार ये तो बहुत कुछ कर रहा है, और जो अगला बंदा है उसको डिप्रेशन आ जाएगा या उसको प्रॉब्लम आ जाएगा। सो इतना पेनिट्रेशन है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक विंडो ओपन हो गई है, एक और ये स्ट्रक्चरल इश्यूज आ गए हैं। तो इन सब के वजह से जो है ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है ये कंटिन्यूस चल रहा है। तो अब हमें करना क्या है? सबसे पहले तो भाई हमें ये जो सोशल, इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल राइट्स हैं चिल्ड्रन के, इन्हें हमें प्रोटेक्ट करना होगा। और ये कैसे होगा? जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं इनको स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करना होगा, इनको और ज्यादा हमें पावर देनी होगी सो दैट ये इन लॉस को इंप्लीमेंट कर सके। प्लस साथ ही साथ जो कन्विक्शन रेट है जो कि सिर्फ 4.8% है, भाई जब ये सिर्फ 4.8% है तो आप डिटरेंस कहां से लाओगे? ना व्हाट डू यू मीन बाय डिटरेंस? डिटरेंस मतलब डर। कन्विक्शन रेट ही जब कम है, लोगों को पनिशमेंट ही नहीं मिल रही है, तो जो ट्रैफिकिंग चेन है वो तो फिर मोटिवेटेड ही रहेंगे। सो वी नीड टू इंक्रीज द कन्विक्शन रेट व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड ट्रैफिकिंग। एंड क्योंकि मैंने आपसे बताया कि फंडामेंटल राइट में भी वी हैव अ पर्टिकुलर प्रोविजन फॉर चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड इन डीपीएसपी एज वेल। सो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर हम पुलिस की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो स्टेट सब्जेक्ट्स है। अगर सेंटर ने कोई लॉ बना दिया एंड इसे अगर स्टेट गवर्नमेंट्स प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो फिर इस लॉस का बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। तो वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स इन ऑर्डर टू कर्ब द चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को कंक्लूड करोगे या फिर वे फॉरवर्ड दोगे। इतना आप दे दोगे, बता दोगे, यू आर डन विद योर चाइल्ड ट्रैफिकिंग। इसके अलावा कुछ बाहर से नहीं करना है। वी आर डन विद द फर्स्ट न्यूज, पहला मेंस का जो आंसर था, वी आर डन विद इट। व्हाट अमेरिकाज ग्रीनलैंड क्लेम कुड मीन फॉर नेटो, रशिया एंड कनाडा। भाई समझना होगा आपको ग्रीनलैंड के बारे में, बहुत प्यारा आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस में आया था। ये बता रहा है कि किस तरीके से अगर डोनाल्ड ट्रंप या यूएसए ग्रीनलैंड को एक्वायर करने जाता है, या अमेरिका की जो मिलिट्री है अगर वो ग्रीनलैंड पर उतरती है, हालांकि अब तो इन्होंने यूटर्न ले लिया, उन्होंने बोला हम बाय फोर्स तो यूज नहीं करेंगे, बट वी नेवर नो डोनाल्ड ट्रंप, वी कांट ट्रस्ट हिम, और मे बी वी नॉट। सो तो अगर अमेरिका की जो मिलिट्री है अगर वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करती है, तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि इसके मल्टीपल कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे। और ये आपका जो जीएस पेपर 2 है, आईआर पार्ट, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके इंपैक्ट्स क्या रहेंगे? सबसे पहला इंपैक्ट ये है कि भाई नेटो एक्सप्लोड हो सकता है, नेटो इंप्लोड हो सकता है, या नेटो ब्रेक हो सकता है। नेटो आपका क्या हो सकता है? नेटो आपका ब्रेक हो सकता है। क्यों? क्योंकि नेटो को एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1945। ठीक है, 1945 में नेटो को एस्टैब्लिश किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? वी आर एट दैट टाइम द वर्ल्ड इज इन द कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर एरा में आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा था। एक तरफ वी हैव सोवियत यूनियन विद इट्स आइडियोलॉजी कम्युनिज्म, एंड एट द अदर हैंड वी हैव यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद इट्स आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म। तो वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं, ठीक है, आपको वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज दिख रही हैं, ये जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं, इनके सामने स्टिग्मा था, या सॉरी इनके सामने क्या था? इनके सामने डिफिकल्ट चॉइस थी। या तो ये पैसे अपने डिफेंस में खर्चा करें, या तो ये अपनी कंट्री को रीबिल्ड करें। व्हाट डू यू मीन बाय रीबिल्ड? क्योंकि भाई वर्ल्ड वॉर 2 में डिवास्टेशन हुआ था पूरे के पूरे यूरोप में, तो या तो पैसा वो रिकंस्ट्रक्शन में लगाएंगे या तो डिफेंस में लगाएंगे। यहां पर आता है नेटो। नेटो ने यह कहा कि नहीं, आप नेटो में आइए, नेटो में हम एक आर्टिकल डालेंगे, दैट इज आर्टिकल 5। ठीक है, नेटो में वी हैव वन आर्टिकल कॉल्ड आर्टिकल 5। ये आर्टिकल 5 क्या करेगा? ये आर्टिकल 5 ये कहेगा कि जितनी भी नेटो मेंबर कंट्रीज हैं, अगर किसी एक कंट्री पर भी अटैक होता है, ये समझा जाएगा कि सारी की सारी नेटो मेंबर कंट्रीज पर अटैक हुआ है। और इसमें कैटेगोरिकली मेंशन था कि कोई एक्सटर्नल कंट्री अगर अटैक करती है तो, और उसका एक्सटर्नल कंट्री का मतलब क्या है?
रशिया, उस टाइम सोवियत यूनियन। तो आर्टिकल 5 तब क्रिएट किया गया था जब एक्सटर्नल थ्रेट था। अब तो यहां यूएस नेटो मेंबर कंट्रीज पर ही थ्रेट दे रहा है, तो उसका तो कोई लॉ ही नहीं है। नेटो के लिए यूएस क्या कह रहा है? यूएस ने यूरोपियन कंट्रीज पर 10% टैरिफ इंपोज कर दिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ग्रीनलैंड को डिफेंड करने की बात कर रहे हैं, और उस टैरिफ को उन्होंने बोला है कि 25% कर देंगे अगर आपने नहीं माना तो। और डेनमार्क, क्योंकि ग्रीनलैंड को एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? डेनमार्क कर रहा है, तो डेनमार्क ने तो कैटेगोरिकली बोला है, ये डेनमार्क है। ठीक है, अच्छा डेनमार्क की कैपिटल क्या है मुझे कमेंट्स बताना। डेनमार्क ने तो कैटेगोरिकली बोला भाई हम तो नहीं यूएस की इस थ्रेट को एक्सेप्ट करेंगे, हम तो फेस करेंगे। और डेनमार्क ने बोला है कि अगर कल को यूएस अटैक करता है तो हम आर्टिकल 5 एक्टिवेट कर देंगे। और आज तक नेटो का आर्टिकल 5 सिर्फ एक बार एक्टिवेट हुआ है, जब डेडली 9/11 अटैक्स हुआ था, और उसमें डेनमार्क जो है, डेनमार्क की जो आर्मी है, जो डेनमार्क फोर्सेस है, इन्होंने यूएस फोर्सेस के साथ में अफगानिस्तान में जो है फाइट लड़ी थी, जो इन्होंने वॉर ऑन टेररिज्म स्टार्ट किया था, अभी जो वेनेजुला पे इन्होंने वॉर ऑन ड्रग्स जिस तरीके से स्टार्ट किया है। तो नेटो ब्रेक होने की बात क्यों की जा रही है? नेटो को ब्रेक की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि 1945 में एक तो प्रोविजन था कि अगर आप कोई बाहरी कंट्री अटैक करेगी तो ये पूरी की पूरी नेटो मेंबर कंट्री साथ में आ जाएगी। लेकिन अगर एक नेटो मेंबर कंट्री दूसरी मेंबर कंट्री पर अटैक करेगी तब क्या होगा? वो नहीं बताया, वो नहीं इंसर्ट था। तो पूरी की पूरी डायनेमिक्स ही चेंज हो चुकी है। तो इस वजह से अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे कि हम यूरोप की सारी कंट्रीज पर टैरिफ इंपोज कर देंगे, हम ग्रीनलैंड को एक्वायर कर लेंगे, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो नेटो की यूनिटी है, जो नेटो मेंबर कंट्रीज की आप कहिए ट्रस्ट है, रेस्पेक्ट है दूसरी मेंबर कंट्रीज के लिए, वो ही ब्रेक हो जाएगा। जब वो ब्रेक हो जाएगा तो नेटो की फाउंडेशन ही खत्म हो जाएगी। तो सबसे बड़ा थ्रेट नेटो पर है। और अगर नेटो ब्रेक होगा तो कौन खुश होगा? सबसे ज्यादा खुश होंगे टू जेंटलमैन, एक तो आपके भाई व्लादिमीर पुतिन, दूसरे आपके चाइना के शी जिनपिंग। भाई जो भी कहो, अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया के लिए, अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया को हमेशा से यह रहता तो है कि अगर कल को वो वेस्टर्न यूरोप में अटैक करना शुरू करते हैं, ठीक है, रशिया अगर कल को वेस्टर्न यूरोप में अटैक करना शुरू करता है तो उसको यह तो डर रहता ही था कि भाई नेटो फोर्सेस एक्टिवेट हो जाएंगी, और नेटो फोर्सेस अगर रशिया के बॉर्डर पर आई तो फिर क्या होगा? फिर तो इशू शुरू हो जाएंगे। ये रशिया का बॉर्डर है, ठीक है, फिर तो इशू शुरू हो जाएंगे। लेकिन नेटो ही ब्रेक हो गया तो ये जो डिफेंस शील्ड थी जो कि वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज को रशिया से बचा रही थी, ये डिफेंस शील्ड ही खत्म हो जाएगी। जब ये डिफेंस शील्ड ही खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? तब तो यूरोप में धुआं धुआं हो जाएगा। यांग्स ऑफ वासेपुर का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, ठीक है। तो ये डिटरेंस थी, तो इसमें इश्यूज थे जो भी थे, बट ये डिटरेंस एक काम कर रही थी, वेस्टर्न यूरोप में क्राइसिस नहीं थे। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि यूरोप में इंटरनली बड़े क्राइसिस चल रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, माइग्रेशन का इशू है, इकोनॉमी के इश्यूज हैं। तो ऐसे में अगर कल को इन सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए रशिया ने इन्वेजन कर भी दिया, अटैक कर भी दिया, तो नेटो तो रहा नहीं। नेटो अगर नहीं रहेगा तो ये अगर हम चाइना की बात करें या रशिया की बात करें, दोनों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज रहेगी, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज रहेगी। अब देखिए ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की बात क्यों की जा रही है? ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ग्रीनलैंड यूएस के डिफेंस में काम आएगा, ठीक है। ग्रीनलैंड जो है वो यूएसए के डिफेंस में काम आएगा। यूएस का ये कहना है कि अगर कल को रशिया, चाइना या नॉर्थ कोरिया से कोई अटैक आता है तो वो ग्रीनलैंड पर ही उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, यूएसए तक चीज आएगी ही नहीं, ठीक है, यूएस तक चीजें नहीं आएंगी, इधर ग्रीनलैंड पर ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ठीक है। बट अगर हम बात करें तो ऑलरेडी ग्रीनलैंड और यूएसए में एक स्टैंडिंग ट्रीटी है जो कि 1951 में साइन हुई थी, और यूएसए के खुद के मिलिट्री बेसिस थे जो यूएस ने खुद बंद कर दिए। तो अगर आपको इतना रिक्वायरमेंट है तो आप इन बेसिस को रीएक्टिवेट कर लो, आपके पास एक स्टैंडिंग ट्रीटी तो है ही, आपको एक्वायर क्यों करना है, इस तरीके से एनेक्स क्यों करना है, ठीक है। और साथ ही साथ यह भी कहना है यूएस का कि आर्टिक प्रेजेंस जो है रशिया और चाइना का वो भी बहुत इंक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से भी ग्रीनलैंड काफी ग्रीनलैंड पर कंट्रोल काफी जरूरी है। बट आर्टिक प्रेजेंस रशिया और चाइना का इंक्रीज हो रहा है, बट वो ग्रीनलैंड की साइड से ज्यादा, अलास्का रीजन की साइड से ज्यादा हो रहा है। ये आर्टिक रीजन है, आपका अलास्का है,
तो यूएस की शायद कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ये गलत है कि भाई ग्रीनलैंड नहीं, अलास्का का जो रीजन है यहां पर आर्टिक प्रेजेंस ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो चलो मान लिया कि गलत हो गया, कैलकुलेशन अलास्का की साइड से ज्यादा हो रहा है, बट यूएस के पास तो मिलिट्री बेसिस है, वो आप रीएक्टिवेट कर दो, बट ऐसा नहीं कर रहा है यूएस। उसके पीछे कुछ रीजंस है, कुछ पर्सनल रीजंस है, कुछ और रीजंस है। सबसे पहली बात, रेयर अर्थ मिनरल्स, देयर आर ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट ग्रीनलैंड में अच्छे खासे पोटेंशियल होंगे रेयर अर्थ मिनरल्स के। और आज की डेट में रेयर अर्थ मिनरल्स को कौन डोमिनेट कर रहा है? रेयर अर्थ मिनरल्स को डोमिनेट कौन कर रहा है? रेयर अर्थ मिनरल्स को डोमिनेट कर रहा है चाइना। 80 से 90% जो है सप्लाई चाइना कंट्रोल करके बैठा रेयर अर्थ मिनरल्स की। तो यूएसए ये चाह रहा है कि अगर ग्रीनलैंड पर कंट्रोल हो गया तो फिर इस डोमिनेंस को काउंटर कर दिया जाएगा। प्लस रियल इस्टेट के पोटेंशियल्स भी काफी ज्यादा हाई है भाई। इस तरह के आइलैंड में कौन नहीं लैंड लेना चाहेगा? तो रियल इस्टेट के जो प्रोजेक्ट हैं ये भी काफी हाई हैं, इनके प्रोस्पेक्ट्स भी काफी हाई हैं। एंड प्लस एक ये भी बताया जा रहा है कि पोस्ट नेशन सेटलमेंट की तरह भी काम आ सकता है ग्रीनलैंड। तो ये 2-3 कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से ग्रीनलैंड की तरफ एक्वायर किया गया। बट इसका लार्जर इंपैक्ट क्या होगा? एक तो मैंने इंपैक्ट आपको बता दिया कि नेटो ब्रेक हो सकता है, दूसरा मैंने आपको बता दिया कि रशिया और चाइना डेफिनेटली ये खुश होंगे, और तीसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट ये है कि भाई एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं बात करूं कनाडा, यूएस का जो नेबर है, ये आपको मैप में दिख रहा है कनाडा, यहां पर ऑलरेडी डिस्कशन स्टार्ट हो चुके हैं कि अगर यूएसए कल को ग्रीनलैंड को एक्वायर करता है, ठीक है, इधर साउथ अमेरिका में जो वेनेजुला है या दूसरी कंट्रीज है यहां पर वो कर ही रहा है, तो ऐसे में कनाडा में सिक्योरिटी डिस्कशंस ये चल रहे हैं कि भाई कनाडा को अपना नॉन न्यूक्लियर स्टांस चेंज करना होगा, क्योंकि यू नेवर नो, क्या पता यूएस कल को कनाडा पर भी इस तरीके का कुछ अटैक कर दे या यूएस मिलिट्री कुछ अटैक कर दे। तो कनाडा का जो एक लॉन्ग नॉन न्यूक्लियर स्टांस रहा है, अब कनाडा फोर्स हो सकता है या वहां पर डिस्कशन चल रहे हैं कि हमें अपने स्टांस को चेंज करना होगा और हमें न्यूक्लियर की तरफ जाना होगा, तब जाकर हम एक डिटरेंस ला सकते हैं। भाई एवरीथिंग इज ऑल अबाउट डिटरेंस, डिटरेंस होना जरूरी है। तो इस वजह से एक आर्म्स रेस आपका पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका रीजन में स्टार्ट हो सकता है। प्लस अगर हम बात करें, अगर नेटो ब्रेक होता है तो नेटो क्या करता था? नेटो जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, मैप पे देख लो, नेटो की अगर बात करें तो ये जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये जो आपको मैप में पूरी की पूरी वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज दिख रही हैं, जो यूरोप दिख रहा है, यहां पर क्या था? यहां पर पैनिक, यहां पर ये था, सिक्योरिटी थी कि भाई नेटो है, कल को कुछ होगा तो वी हैव नेटो फोर्सेस। बट अगर नेटो ही ब्रेक हो गया या यूएस का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, तो फिर मेजर जो कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गए, ये लोग फिर न्यूक्लियर की तरफ जा सकते हैं। सॉरी, तो कनाडा में न्यूक्लियर आर्म्स रेस स्टार्ट हो सकती है, इसका रिपल डाउन इफेक्ट यूरोप में आ सकता है। प्लस एशिया की बात करें तो अगर मैं बात करूं जापान की, अगर मैं बात करूं साउथ कोरिया की, ये सब कंट्रीज काफी हद तक, काफी लंबे समय तक यूएस पर डिपेंडेंट रही हैं फॉर इट्स सिक्योरिटी नीड्स। बट अगर जब ये कंट्रीज देखेंगे कि यार यूएस पे तो रिलायबल नहीं रहा, क्योंकि इधर सऊदी अरेबिया भी क्यों जा रहा है या यूएई भी अपने डिफेंस रिलेशन क्यों डाइवर्सिफाई कर रहा है? बिकॉज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये इंपैक्ट फिर साउथ कोरिया और जापान पर भी आएगा। तो ये कंट्रीज, क्योंकि यहां पर इन कंट्रीज को किससे थ्रेट है भाई? चाइना से थ्रेट है। नॉर्थ कोरिया, मुझे याद है 2020 में लॉकडाउन लगा हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन मार्च का महीना था, सब सारा पूरी कंट्री बंद थी, और नॉर्थ कोरिया एक वीडियो रिलीज करता है, नॉर्थ कोरिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड बैलिस्टिक मिसाइल। तो जो कंट्री कोविड-19 के टाइम में भी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रही है, तो फिर तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो साउथ कोरिया और जापान को तो कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया एंड चाइना से थ्रेट है, ठीक है। फिर रशिया और जापान के भी मैरीटाइम इश्यूज चलते रहते हैं। तो फिर ऐसे में ये कंट्रीज भी न्यूक्लियर की तरफ जा सकती हैं, एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ डेडली न्यूक्लियर आर्म्स रेस। तो ये 2 से 3 ऐसे डेडली इंपैक्ट हैं जो कि आपका कनाडा, यूरोप, एशियन कंट्रीज सब पर आ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपकी सेकंड न्यूज भी डन हो गई, क्योंकि आपसे डायरेक्टली मेंस में सवाल पूछा जा सकता है कि अगर इस तरीके की चीजें रही
तो क्या इंपैक्ट आ सकता है, और आपको ये सारी 2-3 केसेस आपको बताने होंगे। क्लियर हो गया? लास्ट मेंस की न्यूज है, अभी हम इसके बाद प्रीलिम्स के ओरिएंटेड चलेंगे, ठीक है। लास्ट आपकी जो एनालिसिस वाली न्यूज है वो है आपकी इंडिया यूएई से रिलेटेड, और इंडिया और यूएई ने अपने डिफेंस टाइज को एलिवेट करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट रिलीज किया है। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल आएगा, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी क्या हो रहा है भाई, वेस्ट एशिया में सिक्योरिटी चैलेंजेस चल ही रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया है, एक नया बोर्ड बना दिया है, पीस बोर्ड फॉर गाजा, ठीक है, पीस बोर्ड फॉर गाजा। इसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया और जो इनका ट्रेडिशनल आई यूएई था, इनके बीच में एक पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो चुकी है कि कौन कंट्रोल करेगा यमन पर। तो ऐसे सिचुएशन में यूएई के प्रेसिडेंट 3.5 आवर्स के लिए इंडिया लैंड करते हैं और यहां पर डिस्कशन होता है और फिर मल्टीपल सेक्टर्स में एग्रीमेंट किया जाता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो डिफेंस रिलेशनशिप है या जो डिफेंस पार्टनरशिप है, इसे एलिवेट किया जाएगा, और ये लेटर ऑफ इंटेंट के थ्रू बताया गया। और ये कैसे किया जाएगा एलिवेट? आपका रेगुलर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के थ्रू, इंटरैक्शन अमंग सर्विस चीफ्स के थ्रू, एंड कोऑपरेशन इन दी डिफेंस इंडस्ट्री। हालांकि इस पैक्ट के बाद या इस अनाउंसमेंट के बाद इंडिया ने कैटेगोरिकली बोला कि ये जो हम पैक्ट साइन किए हैं या ये जो डिफेंस रिलेशनशिप को एलिवेट करने की बात करी गई है, ये किसी भी थर्ड कंट्री पर अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स इसको कोट कर रहे हैं कि ये जो डिफेंस रिलेशनशिप में एलिवेशन आया है, ये शायद सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था नेटो स्टाइल में, क्या साइन हुआ था? सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में सितंबर के मंथ में ये पैक्ट साइन हुआ कि अगर एक कंट्री पर अटैक होगा तो ये समझा जाएगा दूसरी कंट्री पर भी अटैक हुआ है। सो नाउ टू काउंटर दिस डिफेंस पैक्ट, इंडिया एंड यूएई हैज डिसाइडेड टू एलिवेट देयर डिफेंस रिलेशनशिप। सो ये एक्सपर्ट्स का कहना, बट इस पॉइंट को प्रॉपरली निगेट किया और इंडियन अथॉरिटीज ने कैटेगोरिकली बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल रिलेशनशिप के अराउंड है, और हम किसी भी थर्ड कंट्री या वेस्ट एशिया में जो भी क्राइसिस चल रहा है उसमें हम कुछ भी, या गल्फ डिस्प्यूट में हम कुछ भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब आपको थोड़ा सा पावर गेम समझना होगा भाई। देखो, सऊदी अरेबिया और यूएई ये दोनों ट्रेडिशनल अलाय रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया है, इन दोनों में दो तरह के गेम चल रहे हैं। एक तो चल रहा है पावर गेम, कहां चल रहा है? यमन में चल रहा है कि भैया किसका से इस यमन में रहेगा। दूसरे क्या चल रहा है? इकोनॉमिक कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। एक हेल्दी कह सकते हैं इकोनॉमिक कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है कि कौन ज्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करेगा, कौन ज्यादा इकोनॉमिक वाइज, ट्रेड वाइज कंट्रीज को अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों एस्पेक्ट में जो है आपका एक कंपटीशन चल रहा है सऊदी अरेबिया और यूएई का। अब ऐसे में क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया भी यूएसए पर अपनी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना चाहता है और यूएई भी यूएसए पर अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस करना चाहता है। डिपेंडेंसी मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड। भाई अभी तक तो ये था ना सऊदी अरेबिया में कि हाँ यूएसए जो है वो इनकी सिक्योरिटी हेल्प के लिए सबसे बड़ा हेल्पर रहेगा या प्रोवाइडर रहेगा। बट अब तो यूएसए पे कोई हेल्प ट्रस्ट कहां कर रहा है? यू नेवर नो यूएसए कल क्या कह दे, क्या कर दे, क्या ना कर दे। वी डोंट हैव एनी आइडिया। सो ये चीज सऊदी अरेबिया और यूएई भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो इस वजह से सऊदी अरेबिया ने क्या किया कि पाकिस्तान के साथ अपने डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। अब जब इसको काउंटर करना है तो इंडिया के लिए सबसे अच्छा पार्टनर कौन है? यूएई है, जिससे सऊदी अरेबिया काउंटर हो सकता है, ठीक है। और सो दैट हम सऊदी अरेबिया नहीं, पाकिस्तान काउंटर हो सकता है। तो इंडिया पाकिस्तान को काउंटर कर देगा, यूएई आपका सऊदी अरेबिया को आपको काउंटर कर देगा इस पैक्ट से। इस वजह से डिफेंस रिलेशनशिप को एलिवेट किया गया है, पहला रीजन। दूसरा है आईमेक, बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ये इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप तीनों प्लेयर्स को, तीनों के तीनों रीजन्स को काफी ज्यादा बेनिफिट कर सकता था, बट ये शंट हो चुका है।
डिफंक्ट हो चुका है। यहां पे आपको सी रूट देखने को मिलेगा, सी रूट के बाद आपको लैंड रूट देखने को मिलेगा और फिर आपको सी रूट। ठीक है, इस लैंड रूट कनेक्टिविटी में जो मिडिल ईस्ट में है, इसमें इजराइल और यूएई, ठीक है, इसमें जो है आपका इजराइल और यूएई इनकी, इजराइल और यूएई इनका, और साथ में इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और यूएई जो है वो ये चाहते हैं कि लैंड और ये जो सी रूट है ये सिक्योर है, तभी जाके तो आपका ये जो आईमैक है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पाएगा। इस वजह से यह भी बोला जा रहा है कि इंडिया यूएई के साथ साथ इजराइल को भी ऐड किया जा सकता है इस ग्रुपिंग में, एंड फर्दर फिर इधर आपका ग्रीस और साइप्रस को भी इंक्लूड किया जा सकता है, सो दैट टर्की को काउंटर किया जा सके, क्योंकि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, टर्की एक ग्रुप हो सकते हैं, एंड इधर फिर इंडिया, यूएई, इजराइल, ग्रीस एंड वी हैव साइप्रस, 5 नेशन। तो इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और जो एक ट्रेडिशनल या एक कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है पावर गेम और इकोनॉमिक कंपटीशन का, ये 2 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से यूएई ने इंडिया के साथ अपने डिफेंस रिलेशनशिप को एलिवेट किया है। और सिर्फ डिफेंस रिलेशनशिप ही नहीं, कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट या डिस्कशन ये हुआ है कि जो बायलैटरल ट्रेड है इसको डबल किया जाएगा 2032 तक, और ये कितना पहुंचाया जाएगा, इसे कोशिश की जाएगी कि $200 बिलियन तक पहुंच सके। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि 2022 में जो आपका इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुई थी, इससे जबरदस्त पुश आया है, एंड इस वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2032 तक $200 बिलियन तक ट्रेड पहुंच सकता है। देन एनर्जी कोऑपरेशन में 10 ईयर का एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन HPCL and ADNOC gas for the delivery of 0.5 million tons per year of liquefied natural gas। अब इससे क्या होगा, जो यूएई है वो इंडिया के लिए सेकंड लार्जेस्ट एलएनजी सप्लायर बन जाएगा। मुझे कमेंट्स बताना भाई फर्स्ट पर कौन है। ठीक है, फिर आपका सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन में भी हुआ है, स्पेस कोऑपरेशन हुआ है, काउंटर टेररिज्म और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इन सब एस्पेक्ट्स पर जो है आपका डिस्कशन हुआ है। तो मेन डिफेंस था, और इसके साथ साथ आपको मैंने कुछ की आउटकम्स और एग्रीमेंट्स भी बता दिए। ये आपका कंप्लीट है, क्लियर हो गया। अब 3 न्यूज आपकी मेंस ओरिएंटेड हो गई है, अब हम चलते हैं भाई प्रीलिम्स ओरिएंटेड। जल्दी जल्दी से फैक्ट्स देखेंगे, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो करने की कोशिश नहीं रहेगी। मेरी कोशिश रहेगी कि 1 घंटे तक आपका ये सारा रैपअप कर दूं, ताकि आप 1.5x की स्पीड पर देखोगे तो 30 to 35 मिनट्स में पूरा सेशन कंप्लीट कर लोगे। चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम, फॉस्टरिंग इंडियाज इंडिजिनियस चिप डिजाइन इकोसिस्टम। जल्दी जल्दी से हम इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि डिटेल तो हम देख चुके हैं, इसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं जो आपके प्रीलिम्स से पूछे जा सकते हैं। तो अगर मैं चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम की बात करूं तो चिप्स से आप समझ रहे हैं कि ये आपका सेमीकंडक्टर को टारगेट करता है, सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल्स। चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम इज अ नेशनल इनिशिएटिव एम्ड एट बिल्डिंग स्किल्ड, ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा, इंडस्ट्री रेडी सेमीकंडक्टर डिजाइन प्रोफेशनल्स व्हाइल रीइंफोर्सिंग इंडियाज डोमेस्टिक चिप डिजाइन इकोसिस्टम। तो हमें सेमीकंडक्टर की बात करें तो हमें प्रोफेशनल्स, ठीक है, हमें स्किल्ड इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स चाहिए, और साथ ही साथ हमारी जो चिप डोमेस्टिक इंडस्ट्री है इसको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। कैसे? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के थ्रू, अप्लाइड रिसर्च के थ्रू और फैब्रिकेशन प्रोसेस के थ्रू। इसे 2022 में लॉन्च किया गया था, और इसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फॉर योर प्रीलिम्स। ये इस चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम के आउटकम्स हैं, इसे मैंने लगा दिया। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, देख लेना। 50 पेटेंट एंड 2000 पब्लिकेशन, स्मार्ट लैब फैसिलिटी टू ट्रेन 1 लाख स्टूडेंट्स। ये सारी चीजें आप मेंस में कोट करते हो गवर्नमेंट स्कीम्स में, या तो आपके प्रिंस में स्टेटमेंट इस तरीके से आ सकता है, या तो अगर आपके बाय चांस आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंडिया किस तरीके से अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए नए इनिशिएटिव्स ला रही है, वहां पर यू कैन मेंशन चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम, और वहां पर आप हल्का सा आउटकम बताओगे। ऐसे लिंकेजेस होती है करंट अफेयर्स और यूपीएससी के क्वेश्चंस के थ्रू। 50 patents and 2000 publications, smart lab facility to train 1 lakh student, chip center for access of EDA tool, fabrication and design services, 85,000 specialized manpower generate कर दिया गया, 20 systems पर 175 30 FPGA based designs है, और incubation of 25 startups and 10 transfers of technology। ये आपका प्रॉपर गवर्नमेंट का है ये डेटा। ये आपका प्रोग्राम या फैब्रिकेशन है,
डिजाइन सबमिशन होगा, उसके बाद डिजाइन कंप्लायंस होगा, फिर मल्टी प्रोजेक्ट वेफर प्लानिंग होगी, फिर फैब्रिकेशन एंड पैकेजिंग होगी और उसके बाद चिप को डिलीवर किया जाएगा, पैकेज चिप डिलीवरी। तो ये प्रोसेस ध्यान रखना। आपसे क्या पता मैच द फॉलोइंग में या क्रोनोलॉजी ही पूछ ले, यू नेवर नो, ठीक है, क्रोनोलॉजी ही पूछ ले, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर रहा कि किस तरीके से आप इसको प्रॉपरली डिजाइन कर रहे हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट न्यूज क्या है, ये आपकी वी आर डन विद दी चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम। नाउ नेक्स्ट न्यूज क्या है, साउथ अफ्रीका प्रोब्स ईरान रोल इन ब्रिक्स प्लस नेवल ड्रिल्स। भाई ये न्यूज इस वजह से है क्योंकि ब्रिक्स प्लस नेवल एक्सरसाइज से क्या किया, इंडिया और ब्राजील दोनों ने पुल आउट कर लिया। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। और इसकी स्टेटमेंट ध्यान रखना कि ये जो नेवल एक्सरसाइज है ये आपकी एक इनफॉर्मल मैरीटाइम ड्रिल है, इनफॉर्मल, ठीक है। तो जो भी होस्ट कंट्री है, ब्रिक्स इस बार कहां हुआ था, उसका मुझे कंट्री कौन सी थी, होस्ट नेशन ये बताना, और 2026 में कौन है ये भी बताना। तो ये आपकी एक इनफॉर्मल मैरीटाइम ड्रिल है जो कि ब्रिक कंट्रीज को और साथ ही साथ जो इन्वाइटेड पार्टनर नेशंस हैं, और ये इंडिपेंडेंटली कंडक्ट होता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एक तो आपका इनफॉर्मल हो गया और दूसरा आपका इंडिपेंडेंटली, दैट्स इट। यही दो स्टेटमेंट, यही दो टर्म आपको ध्यान रखने हैं, इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। पार्टिसिपेटिंग नेवीज देख लेना, चाइना, रशिया, ईरान, यूएई, साउथ अफ्रीका, और फिर ऑब्जर्वर्स कौन कौन थे, ब्राजील, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया। क्लियर हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इंडियाज फर्स्ट ओपन सी फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट लॉन्च्ड। कहां पर लॉन्च हुआ है ये आपका, ठीक है, ये आपका अंडमान सी में लॉन्च हुआ। तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट ही आ सकता है, ठीक है, ये प्लेसेस इन न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपसे ये स्टेटमेंट ही पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला ओपन सी फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट कहां लॉन्च हुआ है, अंडमान सी में हुआ है, और किस वजह से किया गया है, सो दैट ब्लू इकोनॉमी को एडवांस किया जा सके। कैसे, साइंस लेड लाइवलीहुड ओरिएंटेड यूटिलाइजेशन ऑफ ओशियन रिसोर्सेज के थ्रू। भाई हम ब्लू इकोनॉमी को कैसे एनहांस करेंगे, हम ब्लू इकोनॉमी को कैसे एनहांस करेंगे, जब तक हम ओशियन रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज ना करें। और ये ओशियन रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज होंगे, साइंस लेड लाइवलीहुड ओरिएंटेड यूटिलाइजेशन के थ्रू, साइंस इनिशिएटिव के थ्रू। अब जल्दी से अंडमान सी की थोड़ी सी ज्योग्राफी देख लेते हैं। पहली बात तो मैप पे आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन। ये आपकी भैया ईस्टर्न कोस्ट लाइन, जो इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है, और जो मलय पेनिनसुला है, और साथ ही साथ ये आपका म्यांमार नॉर्थ से बाउंडेड है, और साथ ही साथ इंडोनेशिया में जो सुमात्रा आइलैंड है इसके साउथ में देखने को मिलेगा। अभी मैप पे भी दिखाएंगे, बट जल्दी से इंफॉर्मेशन देख लो। जो बे ऑफ बंगाल है ये अंडमान सी को वेस्ट से बाउंड करता है, एंड जो स्टेट ऑफ मलाक्का है वो इसे ईस्ट से करता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। देन ये आपका जो ब्रॉडर सुंडा प्लेट है, ठीक है, उसका पार्ट है, और साथ ही साथ यहां पर आपको अंडमान ट्रेंच, जो कि आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल फीचर अंडमान सी में, ये क्रिएट होता है। और ये किस वजह से होता है, ये सबडक्शन की वजह से होता है, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो बीनीथ यूरेशियन प्लेट जा रहा है। तो ये दो चार बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। अब हम जल्दी से मैप पे देख लेते हैं। तो ये भाई आपका कहां है, ये है आपका अंडमान सी, ठीक है, इधर है आपका इंडियन ओशन, ठीक है, और इधर है आपका साउथ चाइना सी, इधर है आपका इंडोनेशिया। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। फिर इधर रहा आपका अंडमान सी, ये अंडमान सी है। इधर आपका बे ऑफ बंगाल आपको दिख रहा है, ठीक है, इधर आपको बे ऑफ बंगाल दिख रहा है, इधर आपको इंडोनेशिया दिख रहा है, इधर आपको इंडियन ओशन हो गया। तो ये आपके प्रॉपर लोकेशंस हैं जो कि आपको देखने हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके साथ साथ अंडमान सी से रिलेटेड, क्योंकि अंडमान सी न्यूज में है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको लगा दिया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए। जैसे आपका नॉर्थ अंडमान हो गया, मिडिल अंडमान हो गया, साउथ अंडमान हो गया, लिटिल अंडमान हो गया, ठीक है। ये आपका 10 डिग्री चैनल है, फिर आपका ये ग्रेट निकोबार है। तो ये आपसे कई बार क्रोनोलॉजी पूछा गया और हमेशा कंफ्यूजन होती है, तो मैंने इसमें एज इट इज सारी चीजें लगा दी। भाई इसको देख लेना। ये आपका पोर्ट ब्लेयर है, इधर आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है, जो कि पहले रोज आइलैंड था। ये आपका नॉर्थ सेनिटनल आइलैंड है, सेनिटनल आइलैंड है। तो ये सारी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका कोको चैनल है, ये सारा मैंने लगा दिया है, इसको याद से देख लेना, पीडीएफ जब शेयर करूंगा तब। क्लियर हो गया। BHNS NMCG लॉन्च मेजर प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट इंडियन स्किमर रिवर बर्ड्स इन गंगा बेसिन। तो जल्दी से ये स्पीशीज के बारे में देख लो भाई। इंडियन स्किमर की बात करें तो इन्हें इंडियन सिजर्स बिल भी कहा जाता है, और ये आपके वाइडली स्प्रेड कहां पर होते हैं, विंटर में होते हैं, ठीक है, विंटर में होते हैं। और इसका बस IUCN स्टेटस याद रखना, ये आपका एंडेंजर्ड है,
बाकी आपको कुछ बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया लॉन्चेस रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स टू रैंक कंट्रीज बियॉन्ड जीडीपी एंड पावर। अब क्योंकि इंडिया ने लॉन्च किया है तो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, और ये इंडिया का पहला ग्लोबली एंकर्ड आपका इंडेक्स है, ठीक है। इसमें ये आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन जेएनयू, ठीक है, जेएनयू और फिर आपका डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के साइट से बनाया गया। इसमें 154 कंट्रीज हैं और इसमें आपके 3 कोर डायमेंशंस है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पूरा मैंने एज इट इज इंफोग्राफ यहां पर अटैच किया हुआ है, ये देख लेना। क्लियर हो गया। फिर आपका क्या है, खुंबलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अरावली माउंटेन रेंज एज इको सेंसिटिव जोन, इसको डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो जल्दी से इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देख लो। ये कहां पर है भाई, ये राजस्थान में है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो 4 हिल्स हैं अरावली की, वहां पे कवर करता है। कुंभलगढ़ हो गया, ठीक है, सादरी रेंज हो गया, देसुरी रेंज हो गया और आपका बुखाड़ा रेंज हो गया। ये चारों रेंज याद कर लेना, ठीक है, चारों रेंज याद कर लेना। इसी के साथ साथ जो ईस्टर्न सेक्शन है वो आपका बनास रिवर की स्टार्टिंग पॉइंट भी है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बनास रिवर आपका इवेंचुअली बे ऑफ बंगाल में जाता है। तो ये दो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज है। फिर आपकी लास्ट न्यूज जो है वो है डीआरडीओ की लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे आपका शोकेस किया जाएगा रिपब्लिक डे के परेड में। तो जल्दी से इसकी इंफॉर्मेशन जान लो भाई। ये जो है लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल, ये आपका डिटरेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए प्रिपेयर किया गया है, कोस्टल डिफेंस या और स्पेसिफिकली आपका इंडियन नेवी के लिए, स्पेसिफिकली आपका इंडियन नेवी के लिए इसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है, इंडियन नेवी के लिए। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो रेंज है वो आपकी 1500 किलोमीटर्स की है, और ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो एनिमी वॉरशिप्स हैं इंडियन ओशन रीजन में, जितनी भी वास्ट स्ट्रेचेस में अगर वो स्प्रेड है तो उन्हें काउंटर किया जा सकता है। क्लियर हो गया। उसी के साथ साथ जो इसका सबसे डिफाइनिंग फीचर है वो ये है कि 1500 किलोमीटर्स, ठीक है, 1500 किलोमीटर अगर कोई दूर टारगेट है, कोई दूर टारगेट 15,000 किलोमीटर है, तो बहुत ही कम टाइम में बताया जा रहा है कि 15 मिनट्स में जो है वो रीच कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्लियर हो गया। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो ये कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं ना, वो क्या करता है, ये जो आपका एंटीशिप, ये जो आपका लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक है मिसाइल, इसमें आपका क्या होगा, ग्लाइड टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ग्लाइड टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये टर्म याद रखना, ग्लाइड टेक्नोलॉजी। तो ग्लाइड टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, बहुत ज्यादा निटी ग्रिटीज में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से देख लीजिए। अब ग्लाइड टेक्नोलॉजी की बात करें तो जब लॉन्च हो जाएगा तो ये जो व्हीकल होता है ना, ये एक्सट्रीमली हाई स्पीड पर ट्रैवल कर सकता है और साथ ही साथ हाई एरोडायनेमिक और एफिशिएंसी जो है वो मेंटेन रहती है। तो इससे क्या होगा, जो लॉन्ग डिस्टेंसेज हैं उनको टारगेट किया जा सकता है, और ट्रेजेक्टरी, अब क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है तो जो ट्रैजेक्टरी है वो डिटेक्ट की जा सकती, प्रिडिक्ट की जा सकती। बट क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपका ग्लाइड टेक्नोलॉजी यूज किया गया या हाइपरसोनिक ग्लाइड टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, तो अगर हम लॉन्ग टारगेट को भी, लॉन्ग डिस्टेंस टारगेट को अगर हम चेस कर रहे हैं तो ट्रैजेक्टरी आपकी प्रिडिक्ट नहीं होगी। तो दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पहली बात तो ग्लाइड, हाइपरसोनिक ग्लाइड टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, और इससे क्या होगा कि ट्रेजेक्टरी जो है वो आपकी प्रेडिक्ट नहीं होगी। क्लियर हो गया। तो ये था पूरा आपकी इस न्यूज, इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज। आई होप आपको ये 10 to 11 न्यूज आपको समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर ऐसा है तो भाई लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है, मल्टीपल न्यूज़पेपर, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पढ़ना रहता है। तो लाइक, शेयर, कमेंट, ये बस आपसे रिक्वायरमेंट है, तो वो जरूर से कर देना। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अब संडे को मिलेंगे, हर संडे जो है ये आपकी वीडियो रिलीज होती रहेगी। कोशिश ये रहेगी बस आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये करना है, सो दैट हमारी मोटिवेशन बनी रहे, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।